Hello future doctors, I am Sanjay from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। और अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे आयोनिक रेडियस। ठीक है, चलो देखो आयोनिक रेडियस में ना हम दो ट्रेंड्स देखते हैं। क्या क्या दो ट्रेंड? एक लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और क्या देखते हैं? टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आयोनिक रेडियस, ठीक है, चलो आयोनिक रेडियस में क्या बोले? सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट बोला जाता है ना, तो जनरली हमें जो पूछा जाता है क्वेश्चंस, वो हमेशा हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में पूछा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मतलब वैसे स्पीशीज़ जिनका इलेक्ट्रॉन्स का संख्या सेम होता है। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसमें ना एक ट्रिक है। देखो ये ट्रिक क्या है? साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो साइज कम, अगर एटॉमिक नंबर कम तो साइज ज़्यादा। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ध्यान रहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो लेफ्ट राइट में हमें वही पूछा जाता है। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 7, और यहाँ पे कितना 3, तो 7 प्लस 3 10 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, और यहाँ पे कितना 2, तो प्लस 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का कितना होता है? 9, प्लस यहाँ पे कितना माइनस है 1, तो 1 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का कितना होता है? 11, एक चला गया Na प्लस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो माइनस 1, तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ये सारा क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, तो अभी हम क्या देखें? फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ साइज जो है वो एटॉमिक नंबर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जैसे ही पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मतलब साइज घट रहा है। साइज घट रहा है तो क्या हुआ? हमारा ऑर्डर N3 माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर O2 माइनस का, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, फिर Mg2 प्लस, उसके बाद Al3 प्लस। ठीक है, एक और एग्जांपल वैसा ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस K प्लस Ca2 प्लस। जैसे जैसे जा रहे लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है? हमारा साइज यहाँ पे घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलो अब लेफ्ट राइट हो गया। अब हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में हमारा सिंपल जो हम लोग ट्रेंड देखे हैं साइज का, सेल नंबर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है। सिंपल टॉप टू बॉटम में जैसे जाएंगे शेल बढ़ते जाएगा, जैसे शेल बढ़ते जाएगा तो साइज हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस में जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं क्या हो रहा है? हमारा शेल नंबर बढ़ रहा है। शेल नंबर बढ़ रहा है तो मतलब क्या हुआ? साइज बढ़ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में सेम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम लोग, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर? चलो तब आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्या लिखे, समझ में आ रहा? देखो यहाँ पे क्या है? ये न्यूट्रल एटम है, ये उसका एनाइन है, ये इसका कैटाइन है। तो ये देखो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो करस्पॉन्डिंग एनाइन का जो न्यूट्रल एटम है उसका साइज उसके न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा। देखो एनाइन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम इज ग्रेटर इन साइज देन इट्स न्यूट्रल एटम। मतलब देखो जैसे A माइनस का साइज A से ज़्यादा होगा और कैटायन का साइज जो है उसके करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम से कम होगा, तो A प्लस का जो साइज है वो कम होगा A के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एनाइन है उसका जो करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम है तो एनाइन का साइज ज़्यादा होगा, और करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम का जो कैटायन है उसका साइज उसके न्यूट्रल एटम से कम होगा। नहीं समझ में आ रहा? देखो एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। जैसे N है, N माइनस है, N है और N प्लस है, तो अभी हम क्या बोले? जो एनायन है उसका साइज उसके न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा, तो N माइनस का साइज N से ज़्यादा हो गया। अब क्या बोले? जो कैटायन है उसका साइज उसके न्यूट्रल एटम से कम होगा, तो N प्लस का साइज N से कम हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोले? क्वेश्चन में है Mg प्लस और Mg2 प्लस। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सेम एलिमेंट है लेकिन कैटायन है, एक न्यूट्रल है एक कैटायन है, और इसमें ये डबल मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ क्या बोले? करस्पॉन्डिंग कैटायन का साइज उसके न्यूट्रल एटम से कम होगा,
तो मतलब न्यूट्रल एटम का साइज ज़्यादा, फिर कैटायन का साइज, तो न्यूट्रल एटम का साइज ज़्यादा देन कैटायन का साइज, और पॉजिटिव चार्ज और बड़ा तो साइज और कम गया। तो क्या हो गया, ऑर्डर हमें मिल गया Mg का ज़्यादा, फिर Mg प्लस, फिर Mg2 प्लस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F माइनस और F में F माइनस का साइज ज़्यादा, क्यों ज़्यादा, क्योंकि एनायन का साइज उसके करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा, इसलिए F माइनस का साइज F से ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। S2 माइनस, K प्लस और P3 माइनस, ये तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, तीनों है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ध्यान से देखो, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, तो क्या है, हम अभी क्या ट्रिक पढ़े थे, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर हमें क्या मिला, P3 माइनस का ज़्यादा, S2 माइनस का, देन K प्लस का, क्यों, क्योंकि K का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फिर S का है, फिर P का है, तो हमें ये ऑर्डर मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Ba2 प्लस, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, ये तीनों सेम ग्रुप का है। और हम लोग अभी क्या पढ़े, फॉर ग्रुप जैसे जैसे डाउन जाते हैं शेल नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमारा साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो भाई Be2 प्लस, Mg2 प्लस और Ca2 प्लस। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, S2 माइनस, Se2 माइनस, Te2 माइनस, सेम ग्रुप का है, और डाउन द ग्रुप जैसे जाते हैं क्या होता है, हमारा डाउन द ग्रुप में शेल नंबर बढ़ता है, और शेल नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो क्या ऑर्डर मिला हमें, S2 माइनस का सबसे कम, फिर Se2 माइनस, फिर Te2 माइनस का सबसे ज़्यादा, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमें क्या पता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, साइज बढ़ता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोले, किसी भी एटम में से उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब देखो आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब ये नहीं कि एटम जो है वो गैस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में तो रहेगा ही, लेकिन आइसोलेटेड मतलब उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसके बगल में कोई एलिमेंट है उससे उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो अब देखो एक एलिमेंट है न्यूट्रल A, इसको हम एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो A प्लस बना, A प्लस में से एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो A2 बना। तो यहाँ पे जितना एनर्जी लगा इसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोल दिए, यहाँ पे जितना आयोनाइजेशन एनर्जी लगा इसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बोल दिए, और A2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी लगा उसे हम बोल दिए आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, सक्सेसिव जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, सक्सेसिव जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये सक्सेसिव जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है सबसे ज़्यादा, सेकंड उससे कम, और फर्स्ट वाला सबसे कम। तो क्या पॉइंट हमें यहाँ पे मिला, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसका रीज़न होता है कि जैसे एक बार यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, उसके बाद यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो ये और टाइटली इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, इसलिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसीलिए हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है। तो मतलब क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इसमें वही हम लोग लेफ्ट टू राइट देखेंगे और टॉप टू बॉटम देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट देखो, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन मतलब भाई इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा वो इंक्रीज कर गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज कर गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, चलो अब देखो टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं शेल बढ़ते जा रहा है, शेल बढ़ते जा रहा है, तो शेल बढ़ते जा रहा है तो क्या हो रहा है ना, अट्रैक्शन घटते जा रहा है।
अट्रैक्शन घट रहा है तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम गया, क्योंकि अगर अट्रैक्शन ही नहीं है, अट्रैक्शन कम है, तो हम कम एनर्जी देख के इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये समझ गया ना कैसे कम गया? देखो एक पिक्चर बनाते समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये सपोज ये शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे ये शेल और बढ़ते गया, तो ये न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन था वो घट गया, ये घटा तो हम कम एनर्जी दे के इसको यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन, देखो जो नॉर्मल ट्रेंड है ना उसमें क्वेश्चंस बहुत कभी पूछे जाते हैं, जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होता है हमारा एक्सेप्शन से। तो अब एक्सेप्शंस पे ध्यान देते हैं। एक्सेप्शन में क्या, सबसे पहला है इनर्ट गैस। देखो इनर्ट गैस में क्या है, हम लाइन लिखें, देखो इनर्ट गैस इज गिवन लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड ड्यू टू फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। समझो इनर्ट गैस है, नोबल गैस भी बोलते हैं उसको हम लोग, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो एकदम पूरा फुल्ली फिल्ड है, एकदम पूरा स्टेबल है। अब वो तो नहीं चाहेगा कि हम एकदम पूरा फुल्ली भरा हुआ, पूरा फुल्ली फिल्ड है, अब हम इसमें से एक अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के अनस्टेबल रहे खुद, ऐसा तो वो नहीं चाहेगा। तो इसीलिए उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखो भाई क्या लिखे, फिर से पढ़ो। इनर्ट गैस इज गिवन लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शन। नेक्स्ट एक्सेप्शन हमारा क्या है, सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए। क्या है, देखो सेकंड पीरियड एलिमेंट में देखो क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो अब ना हम सबसे पहले इसका ऑर्डर याद करेंगे। देखो इसका ऑर्डर हमें ये आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। पहले हम इसका ऑर्डर याद करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऐसा हमें क्यों मिला। ठीक है, तो देखो ऐसा लिख ले, सेकंड पीरियड एलिमेंट को सबसे पहले ऐसा लिख लेंगे हम लोग, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा लिख लेंगे। लिखने के बाद एक को छोड़ के क्रॉस लगाएंगे, फिर एक को छोड़ के हम लोग क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, तो देखो और फिर क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लिख लेंगे। देखो लिथियम यहाँ पे क्रॉस लगा दिए तो ये यहाँ आ गया, बेरिलियम यहाँ चला गया, कार्बन लिख दिए, ऑक्सीजन को यहाँ लिख दिए, नाइट्रोजन को यहाँ लिख दिया, फ्लोरीन को यहाँ लिख दिए। और हम लोग क्या पढ़े कि जैसे जैसे पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो बस एरो लगा दिए इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब देखो ऐसा क्यों हुआ, एक एक करके आते हैं। सब हमें कहाँ कहाँ दो जगह दिखने को मिला ना, एक बेरिलियम और बोरोन में और एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। सबसे पहले हम लोग बेरिलियम और बोरोन का देखते हैं। देखो बेरिलियम और बोरोन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। बोरोन का क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि बोरोन का क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो 2p1 से ये चाहेगा ना कि हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दें। क्यों एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, क्योंकि अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। इसलिए ये चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दें, तो मतलब इसको कम एनर्जी देने से ही ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जबकि यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पे इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मोर एनर्जी लगेगा, मोर एनर्जी। तो मोर एनर्जी लगेगा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। क्लियर? क्यों बेरिलियम का बोरोन से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या है, 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन वाला में यहाँ पे क्या है, 2p4। 2p4 में अगर ये अपना भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। मतलब ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। हाफ फिल्ड क्या हो जाएगा, तो मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये चाहेगा ना कि हम अपना इलेक्ट्रॉन एक निकाल दें, तो मतलब इसको कम एनर्जी देने से ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा। जबकि ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ये निकाल देगा, सपोज ये निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, जो कि ये हाफ फिल्ड पहले था, अब तो ये हाफ फिल्ड नहीं रहा, अब ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, दैट इज़ इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो अब सेकंड पीरियड तो हो गया, हम लोग थर्ड पीरियड पे आते हैं। थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अगेन सबसे पहले हम लोग इसको याद करेंगे कैसे,
एक को छोड़ के क्रॉस, एक को छोड़ के क्रॉस, एलिमेंट्स को उतार दो, सोडियम मैग्नीशियम यहाँ आ गया, एल्युमिनियम यहाँ आ गया, सिलिकॉन को सिलिकॉन की जगह, सल्फर यहाँ पे, फॉस्फोरस यहाँ पे, क्लोरीन को क्लोरीन की जगह। और क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग पीरियड में जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा बढ़ता है। तो उसको हम लोग अरेंज कर दिए ऑर्डर में। क्या ऑर्डर आया हमारा, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सोडियम। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कहाँ कहाँ एनोमली देखने को मिला, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में और सल्फर और फास्फोरस में। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सेम है। देखो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम वाला यही एक्सप्लेनेशन आएगा कि यहाँ पे फुल्ली फिल्ड आ जाता है कन्फिग्रेशन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकालना हमें वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और फास्फोरस और सल्फर में, फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस के पास जो है हमारा वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जिसके कारण वो नहीं चाहेगा ना भाई कि अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के मन स्टेबल रहे। जबकि अगर यहाँ पे सल्फर के पास P4 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो ये चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, क्योंकि अगर निकाल देगा तो P3 हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा, तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन से ना बहुत क्वेश्चन आता है, तो हम तो बोलेंगे जितना भी एक्सेप्शन हम लिखाते जा रहे हैं सबको एकदम कंठस्थ कर लो, एकदम याद कर लो, क्योंकि वो पूछाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम का ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एल्युमिनियम। ग्रुप में देखो क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, गैलियम यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप हम लोग क्या पढ़े थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारा वो घटता है, लेकिन यहाँ पे तो हम दिखा रहे हैं कि बढ़ा हुआ है, गैलियम का ज़्यादा है एल्युमिनियम से। तो इसके पीछे एक रीज़न है। क्या है रीज़न, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। 3d10 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे स्क्रीनिंग पुअर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्क्रीनिंग कम है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया, जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गया। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज ज़्यादा है देन 3d सीरीज देन 4d सीरीज। ये ऑर्डर है, ये याद रखना। काफ़ी बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ऑर्डर में अरेंज करो 5d सीरीज, 3d सीरीज और 4d सीरीज का आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब तो हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज ज़्यादा होगा 3d सीरीज से, और 3d सीरीज का ज़्यादा होगा 4d सीरीज से। अब इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा। क्या है रीज़न, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन। पुअर स्क्रीनिंग किसका, 4f14 इलेक्ट्रॉन्स का। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं। जो पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस क्या है, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। तो देखो क्या है, बेरिलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो ये क्या हो गया, सेम पीरियड का हो गया, और सेम पीरियड में क्या हम लोग जानते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो बस नाइट्रोजन का ज़्यादा, कार्बन का, फिर बेरिलियम का। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और नियॉन है। देखो ये आगे एक्सेप्शन वाला केस। नियॉन क्या है हमारा, ये जो नियॉन है हमारा, ये क्या है, ये हमारा इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है ना भैया, तो इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा देन ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑर्डर हमें क्या मिल गया, नियॉन देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइटेनियम है, जिरकोनियम और हाफनियम है। अभी हम क्या बोले, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज ज़्यादा है कंपेयर टू 3d सीरीज, और 3d सीरीज का ज़्यादा है 4d सीरीज से। तो अरेंज कर दो, 5d सीरीज का ज़्यादा 3d सीरीज से, 3d सीरीज का ज़्यादा है 4d सीरीज से, अरेंज कर दो हाफनियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। गॉट इट आंसर। अब देखो ये गैलियम और एल्युमिनियम का तो अभी हम बताएं, यहाँ पे गैलियम और एल्युमिनियम का तो अभी हम बता दिए, लेकिन जो ये पूरा बोरोन फैमिली का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसको ना याद करने का ट्रिक है। देखो ये बोरोन फैमिली है पूरा, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो इसको ना याद करने का ट्रिक है। देखो एक डब्लू बनाना, एकदम ऐसे डब्लू बनाना है, ऐसे ही, ऐसे जो है ना, ऐसे डब्लू बनाना। इसको बार बार बना के प्रैक्टिस करके याद कर लेना, और एलिमेंट्स को ऐसे लिख देना, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑर्डर। कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे, सबसे पहले जो आया, तो सबसे पहले हमारा क्या आया, एक सेकंड, देखो
यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आया, बोरोन, तो बोरोन को लिख दिए। सबसे पहले आया बोरोन, तो बोरोन लिख दिए। उसके बाद क्या आया हमारा, ऐसे थैलियम, तो थैलियम लिख दिए। फिर उसके बाद क्या आया, गैलियम, तो गैलियम लिख दिए। फिर उसके बाद क्या आया हमारा, एल्युमिनियम, तो क्या हुआ, एल्युमिनियम लिख दिए। फिर उसके बाद नीचे क्या आया हमारा, इंडियम, तो क्या हुआ, इंडियम लिख दिए। ठीक है, तो ये ऐसा डब्लू बना के प्रैक्टिस करना और ऐसे सीरियली लिख देना, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, और ऐसे ऐसे करके देख लेना और ऑर्डर लिख देना। ठीक है, तो ये तो हो गया इसको याद करने का ट्रिक, इसको ऐसे करके हम याद कर लिए। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, तो हमें दो जगह हमें यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिला। कहाँ कहाँ, गैलियम और एल्युमिनियम के बीच, जो तो हम पहले डिस्कस कर लिए कि पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कहाँ कहाँ देखने को मिला, थैलियम और इंडियम के बीच में हमें देखने को मिला गड़बड़ी। तो यहाँ पे क्यों हुआ थैलियम और इंडियम के बीच, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमें पुअर स्क्रीनिंग हो गया किसका, 4f14 इलेक्ट्रॉन्स का। गैलियम और एल्युमिनियम के बीच में क्या हो गया, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन, और थैलियम और इंडियम के बीच क्यों हो गया, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस भी कर लिए, पूरा टॉपिक भी हम लोग देख लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।